नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और मैंने कहा भी था कि लगातार मैं वीडियो लेकर आऊंगा यूट्यूब पर, लेकिन कुछ व्यस्तताओं के कारण विगत कुछ दिनों से 5-6 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूं। फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपके समक्ष हाजिर हूं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चूँकि अब आरंभ हो चुकी है और 14 जनवरी से ये यात्रा स्टार्ट हुई थी और अभी नॉर्थ ईस्ट में यह यात्रा चल रही है, जिसमें मणिपुर से यात्रा शुरू हुई, नागालैंड, फिर असम, फिर अरुणाचल प्रदेश में कल यात्रा थी और आज फिर असम में यात्रा होगी। आज फिर थोड़ी देर के लिए यह असम में से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी, पुनः असम आ जाएगी। आज यात्रा का 8वां दिन है, 21 जनवरी है, 8वां दिन है यात्रा का और राजगढ़ से यह यात्रा स्टार्ट होगी। थोड़ी देर के लिए अरुणाचल प्रदेश जाकर वापस होगी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो यात्रा के क्रम में जो बातें उभर कर सामने आई, स्पष्ट रूप से राहुल गांधी अपने विजन को रखते नजर आ रहे हैं और एक वैकल्पिक राजनीति की उन्होंने बात कही है। उन्होंने विकल्प देने की बात कही है और अपने वैकल्पिक एजेंडे पे हुए अडिग हैं और वैकल्पिक एजेंडे के विजन को वो स्पष्ट सने सने रखते चले जा रहे हैं। अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अलग अलग अपने स्पीच में, अलग अलग अपने भाषण में वो रखते चले जा रहे हैं। एक तरफ तो बिल्कुल तय है कि एजेंडा क्या है। जिस प्रकार 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा राम जी का, और वो प्राण प्रतिष्ठा को जो किया जाएगा वो उसको जिस प्रकार बीजेपी ने एक राजनीतिक कार्यक्रम का रूप दे दिया है। अभी जैसे मैं अपने गृह जिला भी गया था तो वहां भी मैंने देखा कि गांव-गांव में हर जगह कहीं ना कहीं बीजेपी उसको पूरी राजनीतिक रंग देने में जुटी हुई थी। तो जिस प्रकार स्पष्ट रूप से बीजेपी का एजेंडा हो गया कि बीजेपी किन मुद्दों पर लड़ेगी वो अयोध्या ने तय कर दिया है। तो यह स्पष्ट रूप से इसके विकल्प में राहुल गांधी स्पष्ट रूप से जन मुद्दे की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं और जन मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से जन मुद्दे की बात, बेसिक मुद्दे की बात जब राजनीति करते हैं तो राजनीति कठिन हो जाती है, संघर्षशील हो जाती है, क्योंकि इमोशनल मुद्दे पर जनता को गोलबंद करना आसान है। इमोशनल मुद्दे पे जनता का वोट लेना आसान है। इमोशनल मुद्दे के द्वारा जनता के दिल को, हट को टच करके उनको गोलबंद करके वोट लेना आसान है। और इसीलिए बीजेपी एक कार्यक्रम ही चला रही है और एक कार्यक्रम पूरा अयोध्या के इर्द गिर्द है, जहां की राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। हम लोगों के भी इष्ट देव राम है, मेरे भी इष्ट देव राम है, लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने इष्ट देव के नाम पर किसी प्रकार की राजनीति को मैं नामंजूर करता हूं, इनकार करता हूं और मुझे यह नापसंद है। यानी कि ईश्वर और इष्ट देव वो निजी आस्था का विषय वस्तु है, उसे वोट बैंक के लिए या राजनीतिक इस्तेमाल करने की वो चीज नहीं है। पॉलिटिक्स अलग है, राजनीतिक अलग है, धर्म अलग है, और राजनीति को धर्म जब तक अलग रहेगी तब तक ही लोकतंत्र सुरक्षित होगा, जनता के मुद्दे सुरक्षित होंगे और लोगों के मुद्दे सुरक्षित होंगे, बेसिक्स मुद्दे सुरक्षित होंगे, आपकी सामाजिक आर्थिक उन्नति की बात होगी। लेकिन धार्मिक मुद्दे जब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दे पर हावी हो जाते हैं तो जनता के मुद्दे, आम लोगों के मुद्दे कहीं न कहीं बैकफुट पर आ जाते हैं, और यही अभी भारत में हो रहा है। तो राहुल गांधी इसी वैकल्पिक राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उनकी बातों को मैं सुनाता हूं कि यात्रा का उद्देश्य, उन्होंने असम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि यह एक वैचारिक यात्रा है जो मुद्दों को सामने रखेगी, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दे, न्याय यानी सबको न्याय, सबको मिनिमम रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक आर्थिक भागीदारी, जिसकी जितनी जाति उतनी भागीदारी, वंचितों को भागीदारी, यानी आपकी न्याय को, मणिपुर में जो हुआ उसकी बातों को। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एक वैचारिक यात्रा है जो मुद्दों को सामने रखेगी। चुनावी प्रक्रिया में हम हिस्सा लेंगे। यह यात्रा बीजेपी के विभाजनकारी विचारों से अलग वैकल्पिक विजन रखेगी, यानी बीजेपी की जो विभाजनकारी विचार है उससे अलग वैकल्पिक विजन रखेगी। अब क्या बीजेपी की विभाजनकारी
विचार है। तो हम लोग देख रहे हैं बीजेपी के एजेंडे क्या हैं, बीजेपी की एक्टिविटी को देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले जो उन्होंने जिस प्रकार की अयोध्या को केंद्र में ला दिया है पूरे भारत की राजनीति में, वो हम देख रहे हैं। राहुल गांधी आगे बात कर रहे हैं ओबीसी की, एससी की, एसटी की, उन तमाम जगहों में भागीदारी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, जॉब, नौकरी, हर जगह भागीदारी उनको बराबर का मिले। लोगों के पास इतना मिनिमम आय हो कि लोग अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और जो उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है, जो उनकी मौलिक अधिकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनको प्राप्त हो। तो इसकी बात राहुल गांधी कर, इसी वैकल्पिक विजन की बात कर रहे हैं। उन्होंने असम में, शायद बीजेपी ने सोचा भी नहीं होगा कि असम में जिस प्रकार उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार को, जिस प्रकार उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया, जिस प्रकार उन्होंने स्पष्ट रूप से आर पार की लड़ाई के मूड में राहुल गांधी जी आ गए हैं, और जिस प्रकार हेमंता बिस्व शर्मा जो लगातार नेहरू गांधी फैमिली, लगातार राहुल गांधी के फैमिली, लगातार सोनिया गांधी के फैमिली पर हमला करते रहे, हेमंत बिस्व शर्मा लगातार टिप्पणी करते रहे हैं विगत कुछ सालों से लगातार। तो जब हेमंत बिस्व शर्मा टिप्पणी करते रहे हैं राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी के फैमिली पे, तो किसी बीजेपी के नेताओं ने विरोध नहीं किया। किसी बीजेपी नेताओं ने नहीं कहा कि भाई निजी किसी फैमिली पर हमला मत कीजिए, नहीं कहा कि राजनीतिक में किसी फैमिली से के प्रति इस तरह से पूर्वाग्रह मत पालिए। लेकिन जब राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से हेमंत बिस्वा सरकार पर हमला किया, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो तिलमिला गई पूरी बीजेपी। हेमंता बिस्वा भी तिलमिला गए और उन्होंने एफआईआर और गिरफ्तारी तक की बातें हो रही है। तो ये सोचने वाली बात है कि आप लगातार करो राहुल गांधी पर हमला, लगातार राहुल गांधी के फैमिली पर हमला करो, लगातार राहुल गांधी के पूरे फैमिली पर ए टू जेड लगातार बोलते रहो। लेकिन जब राहुल गांधी ने सच्चाई बोल दी, राहुल गांधी ने जब हेमंता सरकार को कटघरे में ला दिया, तो पूरी हेमंता सरकार तिलमिला गई, बीजेपी तिलमिला गई। शायद बीजेपी को राहुल गांधी के इस आक्रामक रूप का अपेक्षा नहीं रही होगी कि इतने आक्रामक हो जाएंगे राहुल गांधी। ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.0 जो चल रही है, ये आक्रामक हो गई है। और ये कहीं ना राहुल गांधी जिस प्रकार एग्रेसिव, आक्रामक और आर पार के मूड में है, और उन्होंने एक रेखा घिसते चले जा रहे हैं। जैसे मणिपुर से यात्रा चली, हर स्पीच, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो एक रेखा घिसते चले जा रहे हैं। वो रेखा खींच रहे हैं कि या धर्म की राजनीतिक या मुद्दे की राजनीतिक, वो रेखा खींच रहे हैं या जन मुद्दे की राजनीतिक या धर्म की राजनीतिक। वो जनता की बात सुन रहे हैं, या मन की बात की राजनीति या जनता के मन की बात की राजनीति। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दिन भर जनता की बातों को मैं सुनना चाहता हूं, जनता को न्याय की बातों को सुनना चाहता हूं, जनता के शासन को मैं स्थापित करना चाहता हूं, और जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुकूल राज्यों में शासन होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दिल्ली से असम के फैसले नहीं लिए जाएंगे, दिल्ली से झारखंड के फैसले नहीं लिए जाएंगे, दिल्ली से उत्तराखंड के फैसले नहीं लिए जाएंगे, दिल्ली से बिहार के फैसले नहीं लिए जाएंगे। भारत एक संघीय ढांचा है, और यह संघीय ढांचा ही लोकतंत्र की खूबसूरती है, और यह संघीय ढांचा जब तक कायम रहेगी लौकतंत्र अक्षुण्ण रहेगा। जिस प्रकार विगत दिनों में राज्यपाल ने राज्य विधानसभा के से पारित बिलों को जिस प्रकार राज्यपाल ने अटकाया, रोका है, सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आई थी तमिलनाडु के संदर्भ में, झारखंड के भी कई बिल को रोका गया है। तो विपक्षी राज्य जहां पर बीजेपी के विपक्षी पार्टी की सरकार है, वहां पर राज्यपाल जिस प्रकार राज्य के बिलों को रोक रहे हैं, तो इस तरह स्पष्ट पता चलता है कि दिल्ली सब जगह हस्तक्षेप करना चाहती है, कहीं न कहीं संघीय ढांचे पर हस्तक्षेप करना चाहती है, कहीं न कहीं संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है। इसी पर राहुल गांधी ने वार किया है कि संघीय ढांचे लोकतंत्र की पिलर है, खूबसूरती, और संघीय ढांचों को बचाने की जरूरत है। केंद्र राज्य संबंध को जो संविधान कहता है उसके हिसाब से आगे ले जाने की जरूरत है। यानी केंद्र राज्य संबंध, राज्यों को स्वायत्तता है, यानी राज्यों का शासन, राज्यों के फैसले, राज्यों का संसाधन का यूज वहां के लोगों की, वहां के वोटर्स की, वहां की जनता की आकांक्षाओं के अनुसार होगा। इसी बात को उन्होंने असम में कहा कि असम की जनता, असम की लोग, असम की जनता की आकांक्षाओं, उनके हित के लिए वहां के संसाधनों का यूज होगा। साथ ही साथ राहुल गांधी जी एक बात और कह रहे हैं कि एक भाषा, एक लीडर और एक सरकार का कॉन्सेप्ट पर उन्होंने प्रहार किया है। स्थानीय भाषा, असम की अलग भाषा है, मणिपुर की भाषा है, बंगाल की अलग भाषा है, सब जगह की अलग अलग भाषा है, तो एक भाषा कहीं पर नहीं थोपी जा सकती। नॉर्थ ईस्ट
जहां पर अक्सर बीजेपी आरोप लगाती रही कि भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर गई, नॉर्थ ईस्ट क्या भारत का हिस्सा नहीं है, वहां राहुल गांधी नहीं जाएंगे। बीजेपी को तो किंतु परंतु मौका मिलना चाहिए। एक बार में एक आदमी हर जगह कैसे प्रेजेंट रहेगा? राहुल गांधी इसका मतलब महामानव है, यानी बीजेपी मानकर चल रही है कि राहुल गांधी महामानव है, एक साथ सब जगह मौजूद रहे। और वही राहुल गांधी ने सेकेंड जो यात्रा शुरू की वो नॉर्थ ईस्ट से शुरू की, और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप हमारे हिस्से हैं, पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण है नॉर्थ ईस्ट। आप पेपर को देखिए, आप जब आरोप लगाते हैं राहुल गांधी पे, भारत जोड़ो यात्रा पर आप लोगों ने लगाया कि नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं गए, तो आप देखिए कि जब वो नॉर्थ ईस्ट में घूम रहे हैं, मणिपुर से, असम से, वहां की जनताओं की बातों को सुन रहे हैं, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, आप गौर देखिए, पेपर उल्टा लीजिए, हिंदी पट्टी के राज्यों के पेपर, आप पेपर उल्टा लीजिए, डेली न्यूज पेपर उल्टा लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में इनकी यात्रा को कितना जगह दिया गया है पेपरों में। आज मैं पेपर देख रहा था बिहार में, आज मैं जो पेपर देखा तो उस पेपर में, न्यूज़पेपर में एक छोटा सा कॉलम दिया गया है कि एक छोटा सा कॉलम इस यात्रा के बारे में दिया गया है, बाकी सारा जो पृष्ठ भरा गया है वो अयोध्या के इर्द गिर्द कवरेज किया गया है, उसी से रिलेटेड कहीं कहीं गतिविधियां हो रही उसको कवरेज किया गया है। तो आप नॉर्थ ईस्ट में जब राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं तो आप न्यूज़पेपर पर, दैनिक मीडिया चैनल, मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं जगह दे रही है? तो जब जगह नहीं दे रही है तो आप जब भारत जोड़ो यात्रा में दक्षिण से उत्तर भारत की ओर जा रहे थे तो आप आरोप क्यों लगा रहे थे? तो कहीं न कहीं मीडिया पर भी प्रश्न लगता है, कहीं न कहीं दैनिक न्यूज़पेपर जो प्रिंट मीडिया थी उस पर भी अब प्रश्न लग रहा है कि वो भी जगह कम दे रही है नॉर्थ ईस्ट को। यानी कि आप नॉर्थ ईस्ट को अलग कर रहे हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट को अलग नहीं कर रही है। नॉर्थ ईस्ट और को वो भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है, इसलिए उन्होंने मणिपुर से यात्रा शुरू की। आगे वो कहते हैं, धर्म को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट कहा है। अभी जिस प्रकार हो रहा है कि भाई अयोध्या जाना चाहिए कांग्रेस को, उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस क्यों नहीं, राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं, स्पष्ट उन्होंने बोला। कांग्रेसियों को उन्होंने मना नहीं किया, अपने पार्टी के लोगों को अगर जाना चाहते हैं अयोध्या वो जाएं, किसी को मना ही नहीं है। वो सभी धर्म समान रूप से सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, और इसी वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा, राहुल गांधी के शब्द हैं, मैं अपने धर्म का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता, मैं अपने धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीने की कोशिश करता हूं, इसलिए मैं लोगों की इज्जत करता हूं, अहंकार से नहीं बोलता, नफरत नहीं फैलाता। मेरे लिए हिंदू धर्म है, मेरे लिए यही हिंदू धर्म है। यानी कि मैं धर्म का राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहता, मैं उसका फायदा उठाना नहीं चाहता हूं, धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीने की कोशिश करता हूं। धर्म कहता है कि सर्वधर्म समभाव, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सभी धर्म सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। वही मूल सिद्धांत है जो अशोक के धम्म नीति में भी यही है। और भारत की संस्कृति के लिए अशोक की धम्म नीति, अशोक का कालखंड काफी इंपॉर्टेंट है। कम से कम भारतीय संस्कृति के अशोक के कालखंड को, अशोक के विचारों को, अशोक की नीतियों को तो मान लेती बीजेपी, लेकिन अशोक जो महान सम्राट हुए, उनकी धार्मिक सहिष्णुता, उनकी नीतियों को, उनकी प्रजा के लिए जो उन्होंने सोचा, प्रजा की बातों को जिस प्रकार उन्होंने अपने शासन की नीतियों में शामिल किया, उसको भी शायद बीजेपी नहीं सुन रही है, नहीं ध्यान दे रही है। तो उन्होंने, मैं फिर से एक बात दोहराता हूं कि मैं अपने धर्म का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता, मैं अपने धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीने की कोशिश करता हूं, इसलिए मैं लोगों की इज्जत करता हूं, अहंकार से नहीं बोलता, नफरत नहीं फैलाता, यह मेरे लिए हिंदू धर्म है। एक वैकल्पिक लाइन उन्होंने स्पष्ट रूप से एक रेखा खींचने की कोशिश कर रही है। मणिपुर से नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, पुनः असम, फिर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तक आते आते यात्रा एक रेखा खींच देगी, एक वैकल्पिक राजनीति की रेखा। जनता को अंतिम में डिसीजन लेना है, उन्हें जन मुद्दे के साथ रहना है, अपने मुद्दे के साथ रहना है, अपने बेसिक्स मुद्दे के साथ रहना है, अपने सामाजिक आर्थिक न्यायिक मुद्दे के साथ रहना है, अपने मांगों के साथ रहना है, या वो वही 80 करोड़ आबादी जिन्हें कहा जा रहा है कि 5 केजी अनाज या 5 केजी अनाज पर निर्भर रहना है, और धर्म की राजनीति के इर्द गिर्द रहना है। निश्चित रूप से अभी भारत की सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों की आर्थिक उन्नति, लोगों की सामाजिक उन्नति, ओबीसी, एसटी, एससी, वंचित वर्ग, पिछड़े समूह को समान रूप से भागीदारी इस विभिन्न जॉब में,
चाहे यूपीएससी का जॉब हो, चाहे बीपीएससी का जॉब हो, चाहे निचले लेवल का जॉब हो, चाहे संयुक्त सचिव का जॉब हो, हर जगह बराबर की भागीदारी, ये मुद्दा है। आर्थिक उन्नति ये मुद्दा है। हर लोगों की मिनिमम आर्थिक आय उपलब्ध हो, ताकि उनके जो मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य पाने का अधिकार, वो मौलिक अधिकार उन्हें प्राप्त हो। साथ ही साथ राजनीतिक अधिकार की भी वो बात करते हैं, जिसमें कि राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता, समानता और मानव अधिकारों की गरिमा, यानी स्वतंत्रता प्राप्त हो हर व्यक्ति को, समानता प्राप्त हो, और मानव जो अधिकार हैं, जो मानव मूल्य हैं, मानव का गरिमा बने रहे। और यही प्रस्तावना में तो है, यही प्रस्तावना में है। प्रस्तावना में क्या है? स्वतंत्रता, समानता और न्याय, जिसकी स्वतंत्रता, समानता और साथ ही साथ लोगों की गरिमा और प्रतिष्ठा की बात कही गई है। आगे उन्होंने एक बात और कहा कि इंडिया अलायंस पर भी जो बराबर बातचीत होती रही। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इंडिया गठबंधन एक वैचारिक गठजोड़ है जो आरएसएस और बीजेपी के विचार के खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट एक कॉन्फिडेंस दिखा कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे भरोसा है कि छोटी मोटी जो दिक्कतें उसका समाधान निकाल लेंगे, हम साथ लड़ेंगे और उन्हें हराएंगे। यानी वो इंडिया अलायंस को भी साथ लेकर चल रहे हैं स्पष्ट रूप से। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी धर्मों के साथ हैं, जो जाना चाहते हैं जाए, कांग्रेस से भी अयोध्या जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे लिए जाना मुश्किल है। एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे प्रधानमंत्री ने, जो हमारे मुख्य विपक्षी हैं, ने चुनावी कार्यक्रम बना दिया है। बीजेपी और आरएसएस ने पूरा चुनावी रंग दे दिया है। तो यह मूल बात है। आप चुनावी रंग भी दे दें, जबकि राम मंदिर में जो बन रही है वहां राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, मेरे भी इष्ट देव है और मुझे भी खुशी है, लेकिन आप उसे एक पार्टी, उसे पूरी राजनीतिक रंग दे दें और फिर आप सबसे सवाल पूछते रहें, आप क्यों नहीं आ रहे हैं, आप क्यों नहीं आ रहे हैं। आप राजनीतिकरण कर दे धर्म का, आप पूरे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को राजनीतिकरण कर दें, फिर पूछे कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, आप क्यों ना रहे। क्या विरोध? राम से किसी को विरोध नहीं, राम तो जन जन में है, राम तो हर जगह व्याप्त है। वो तो गए ही कब थे, वो तो हमारे संस्कृति में, हमारे जीवन पद्धति में, हमारे जीवन शैली में, वो तो राम तो विद्यमान है ही। एक परिवार के अंदर, एक रिलेशंस के अंदर हर जगह राम मौजूद है। तो फिर राम गए कहां? राम तो है ही मौजूद। बहुत अच्छी बात है। अयोध्या में राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मेरे इष्ट देव है। उन तमाम संत महात्माओं और शंकराचार्यों को शुभकामनाएं जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया। और हिंदू धर्म में शंकराचार्य का इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण रोल है, शंकराचार्य का एक महत्व है। और शंकराचार्य पर भी कुछ बीजेपी नेता बोलते नजर आ रहे हैं। अब हमारे यहां मेरे गोड्डा के कुछ नेता तो शंकराचार्य पर टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। धन्य है, यानी इतने बड़े ज्ञानी हो गए सभी लोग कि अब नेता ही धार्मिक ज्ञानी हो गए। अब सारे नेता ही, बीजेपी के नेता खुद को धर्म के बहुत बड़ा ज्ञाता बुझने लगे हैं। तो ऐसी हालत में जनता भी समझ रही है, जनता भी देख रही है। अब यह देखना है कि लोकसभा विश्व चुनाव जैसे जैसे सामने आएगा, राहुल गांधी ने जो लकीर खींच मणिपुर से खींचते चले जा रहे हैं, वह जनता को उद्वेलित करती है नहीं, जनता को अपने मुद्दे की ओर आकर्षित करती ही नहीं है, या जनता अपने मुद्दे की ओर लौट कर आती है या नहीं, या धर्म की राजनीति जो एक तरफ चल रही है। तो जनता क्या डिसीजन लेगी वो तो आने वाला समय और वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी ने जो स्टेप उठाया, जो स्पीच दे रहे, जो भाषण दे रहे, जो आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं, बीजेपी ने सोचा नहीं होगा कि राहुल गांधी का यह रूप देखने को मिलेगा। राहुल गांधी के अग्रेसिव से पूरी बीजेपी घबराई हुई है। आप हिमंता बिस्वा शर्मा पर जिस प्रकार उन्होंने बयान दिया, जिस प्रकार वो आक्रामक रुख हुए और उन्होंने जिस प्रकार एक स्टैंड लिया है सामाजिक आर्थिक न्याय की, लोगों के मुद्दे की, जन मुद्दे की, और जिस प्रकार वो यात्रा में बेखौफ बढ़ते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे पूरी बीजेपी घबराई हुई है। और जैसे जैसे बीजेपी घबराएगी, वैसे वैसे बीजेपी धर्म को आगे करके ही चुनाव लड़ेगी, ऐसी संभावना है, क्योंकि उसका विकल्प नहीं है। बीजेपी के विकल्प खत्म हो रहे हैं, एक ही विकल्प उसके पास बचा है, उसी विकल्प को लेकर वो आगे बढ़ रही है। तब आगे देखना है कि जनता को अपने मुद्दे उद्वेलित करते हैं या इमोशनल मुद्दे उद्वेलित करते हैं। निश्चित रूप से जन मुद्दे, बेसिक मुद्दे पर राजनीति करना ज्यादा कठिन है इमोशनल मुद्दे के बनिस्पत। और इमोशनल मुद्दे जल्दी प्रभावित करते, वोट को गोलबंद करने में आसानी होती है। लेकिन जन मुद्दे, बेसिक मुद्दे की जब बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों की भागीदारी की बात करें, तो लोगों को अपने मुद्दे के लिए खुद आगे आना होगा।
चलिए, मैं फिर आपसे जुड़ चुका हूँ और आपसे जुड़ता रहूँगा, और आप मुझे सपोर्ट करते रहें। मैं आपके मुद्दे, जनता के मुद्दे उठाता रहूँगा, जनता के मुद्दे की बात करता रहूँगा, और आप लोगों से मैं बातचीत करता रहूँगा। बस सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।